हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज। सो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार जो आपका एग्जाम होने वाला है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि आपका सब्जेक्ट है डीएससी यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स सेकंड एंड थर्ड पार्ट, जो कि है इसका, यानी कि इसका आपका सिलेबस क्या रहेगा। साथ साथ में आप इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ उनके आंसर आपको किस तरीके से करने हैं ये मैं बताऊंगा। अभी तक मैंने जितने भी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, मैक्सिमम वही क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वही क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड हो, हिंदी से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो। ठीक है, तो आप जो है जैसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, सिलेबस बताए, आप उनको एक बार जरूर देखें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपका एग्जाम किस तरीके से आने वाला है। तो शुरू करने से पहले अगर किसी ने जो अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो वो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ले। और आइए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसमें हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है सिलेबस। ये जो पेपर है हमारा, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन। ये माइनर एग्जामिनेशन है, आपका माइनर पेपर एग्जामिनेशन है, जो पेपर 2 और थर्ड, जिसने किसी ने पेपर 2 में लिया है, किसी ने पेपर थर्ड में लिया है, जो कि डिसिप्लिन 1A और डिसिप्लिन B में ये आता है। ठीक है, तो ये जो है एजुकेशन से रिलेटेड पेपर है आपका, और इस एजुकेशन से रिलेटेड पेपर में आपको एजुकेशन से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस रिलेटेड आएंगे, जो कि मैं सिलेबस में बताने वाला हूँ। ये जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर आपके जो है बेसिक ऑफ एजुकेशन एंड द नेचर ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड, इसके अलावा थ्योरीज, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड फिलोसफी आदि से जो है रिलेटेड पूछा जाएगा। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है सिलेबस की फर्स्ट यूनिट। सिलेबस की फर्स्ट यूनिट जो है वो है बेसिक आइडियाज़ इन एजुकेशन। बेसिक आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन के अंदर सबसे पहले आता है एजुकेशन। तो एजुकेशन में इट्स मीन्स एंड प्रोसेस, एम्स एंड लिबरल एंड इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंटरडिसिप्लिनरी नेचर क्या है। इसके बाद जो है इसके ही जो पार्ट सेकंड है उसमें आ जाएगा मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, जिसके अंदर स्कूल एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग, टीचिंग, लर्निंग एंड प्रोपेगेंडा ऑफ एजुकेशन रिगार्डिंग इसमें पूछा जा सकता है। इसके बाद एपिस्टेमोलॉजी, बेसिक्स ऑफ नॉलेज, जिसमें नॉलेज, बिलीफ, इंक्वायरी एंड द रीजन। इसके बाद आता है एथिक्स, वैल्यूज एंड आइडियाज। फिर इसके बाद जो है सेकंड यूनिट आती है। यूनिट सेकंड जो है वो है अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन एंड सोसाइटी। एजुकेशन एंड सोसाइटी के अंदर बेसिकली 4 टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं, जिसमें एजुकेशन एंड सोशलिज्म, कल्चर एंड एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड बेसिस ऑफ फॉर्मुलेटिंग एम्स ऑफ एजुकेशन। जिसमें सोशलिज्म की अगर हम सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें, सोशलाइजेशन के अंदर होम, फैमिली एंड कम्युनिटी, स्कूल एंड मीडिया। कल्चर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर रोल ऑफ एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रमोशन, कल्चर एंड कल्चरल आइडियोलॉजीज। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अंदर इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड ह्यूमन राइट एंड बेसिक फॉर्मुलेटिंग एम्स ऑफ एजुकेशन के अंदर जो बात किए थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ साथ जो सोशो इकोनॉमिक कल्चरल फोकस है एजुकेशन का इन इंडियन सोसाइटी में, उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है वो है थर्ड यूनिट। यूनिट थर्ड में है थिंकर्स इन एजुकेशन। ईच थिंकर इज टू बी बेस्ड ऑन स्टडी विद रेफरेंस देयर पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसमें बेसिकली बात की जाती है। फर्स्ट जो है श्री अरबिंदो, जे कृष्णमूर्ति, जॉन डाइवी, जे रूसो एंड पॉल फैरो। ये 5 थिंकर है जिन्होंने अपने एजुकेशन पे डिफरेंट व्यू देने की कोशिश की है, और इनके जो व्यू है उससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनका जो वर्तमान में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या किस तरीके से, जो कि क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो मैं भी बताने वाला हूं आपको। ये बेसिकली आपका क्वेश्चन था। ये जो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ है ये नहीं, इसमें आपको यही मार्क्स देखना है। ये आपका 75 मार्क्स का नहीं, 90 मार्क्स का ये पेपर आएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज ऑफ एजुकेशन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन, इनकी शिक्षा में मूलभूत संकल्पना एवं विचार, जो आपका पेपर है ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है, जो कि DSC 2/3 A and B
जिसका कोड आपका है 2432201101, यानी कि ये सिर्फ SOL का कोड है, इसके SOL और रेगुलर और NC वेब, ठीक है। ये पेपर तीनों ही के लिए सेम है, ठीक है। ये SOL में भी आएगा, SOL में भी यही सिलेबस है, NC वेब में भी और DU में भी। तो ये जो मैं पेपर आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो शुरुआत में मैं इंग्लिश में सिलेबस बता देता हूँ, तो शायद इसलिए लगता है स्टूडेंट्स को कि ये सिर्फ इंग्लिश में वीडियो है। तो अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं जिसको हम बहुत देखते ही नहीं है, वो ये है कि काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब में भी जो है चैट पे आया कि सर 3 क्वेश्चन करने हैं, 4 करने हैं, 5 करने हैं। तो हर पेपर का अलग सिस्टम है, कुछ पेपर में है 5 करने हैं, कुछ पेपर में 4 करने हैं, ठीक है। या कुछ पेपर में सबके सब करने होते हैं, 5 दिए होते हैं, 5 के 5 करने होते हैं, लेकिन और में ऑप्शन होता है कि फर्स्ट में A या B में से कोई एक करना है। इसके बाद आता है मार्क्स का, ये आपका 90 मार्क्स का पेपर है और 3 आवर का इसमें टाइम है, क्योंकि ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर है, यानी कि आपका जो मेन पेपर्स होते हैं उसमें ये पेपर गिना जाता है। इसमें जो मेन स्ट्रक्चर है जो कि इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट है वो देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट में है कि सबसे पहले तो जैसे ही आपको रोल नंबर मिलेगा वैसे ही आप उसके टॉप पर जो रोल नंबर लिखा होता है वहां रोल नंबर लिख लेना है। 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, और तीसरा है कि सभी क्वेश्चन का इक्वली मार्क्स आएगा, यानी कि 90 मार्क्स है और 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन जो है आपका 18 मार्क्स का हो जाएगा, 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे से बार बार पूछा जाता है, वो ये है कि सर हम इंग्लिश मीडियम से हैं, क्या हिंदी मीडियम में हम हिंदी में अपना आंसर लिख सकते हैं? हाँ, हिंदी में आप आंसर लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में आंसर लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में आंसर लिख सकते हैं। लेकिन जो चीज ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको अगर इंग्लिश में आंसर लिखना शुरुआत किया है तो सिर्फ आप अपना पूरा का पूरा आंसर जो है इंग्लिश में ही लिखेंगे, और हिंदी में लिखना स्टार्ट किया तो पूरा का पूरा आंसर जो है हिंदी में ही लिखेंगे। तो ये सब थी आपकी इंस्ट्रक्शन जो कि आपको ध्यान से देख लेनी है, जो कि कुछ ही सेकंड में आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं एंड देन अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 5 करने हैं, ठीक है। मैक्सिमम यही है कि आपको इसमें 5 क्वेश्चन करने हैं, जो कि अभी तक का शेड्यूल है। तो आइए चलते हैं हम कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड इंक्वायरी रीजन ऑफ फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय समाज में शिक्षा के आधार के रूप में विवेक और अनुसंधान के महत्व पर चर्चा करें। तो इसमें आपको बेसिकली एजुकेशन का इंडियन सोसाइटी के ऊपर, उसके विवेक के अनुसंधान के ऊपर किस प्रकार से, उसके फाउंडेशन पर, रीजन पे, इंक्वायरी पर किस प्रकार का जो प्रभाव पड़ रहा है, ये एजुकेशन क्या है, इसके बारे में बताना है आपको। इसी से जुड़ा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर वो है कि व्हाट शुड बी टू एम एंड पर्पस ऑफ द एजुकेशन इन 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं शताब्दी के अंदर के लिए शिक्षा की उद्देश्यों, यानी कि शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य हैं और क्या प्रयोजन होने चाहिए। इससे रिलेटेड, यानी कि दोनों क्वेश्चन है ना कहीं आपस में रिलेट है, तो ये दोनों क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें 3 चीजें हैं जिनके बारे में अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, और तीनों क्वेश्चन को मैंने एक जगह रिलेट कर दिया है, जैसे कि क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज अ एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्या भूमिका रही है। या ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ फैमिली एज अ एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण के रूप में परिवार की क्या भूमिका रहती है, इस पर चर्चा करें। या थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें इस तरह पूछा जा सकता है कि एजुकेशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट एंड प्रिवेंटेंट रोल ऑफ एजुकेशन विद अ रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन या रेलिवेंट एग्जाम्पल, यानी कि संस्कृति के संरक्षण में प्रिवेंशन, ठीक है, एजुकेशन के प्रिवेंशन में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताइए, और या उसको एक उदाहरण के तहत आपको बताना है कि किस प्रकार से जो है शिक्षा के संरक्षण में, संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किस प्रकार की हो सकती है। तो ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है वो इसलिए है कि हाउ इज टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग, ठीक है, शिक्षण किस प्रकार प्रशिक्षण से भिन्न है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि टीचिंग और प्रशिक्षण में अंतर क्या है। ये पूछा जा सकता है कि टीचिंग, स्कूल टीचिंग एंड टीचिंग में क्या फर्क है, घर की टीचिंग और स्कूल की टीचिंग में क्या फर्क है। इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जांपल, यानी कि आपको प्रयुक्त उदाहरण के तहत जो है इसका आंसर देना है।
इसी में ये क्वेश्चन जो है कह सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल इन द रिगार्ड्स, यानी कि जो है इस संबंध में स्कूलों की क्या भूमिका रही है। या ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के अंतर अनुशासनिक प्रकृति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपसे ये पूछा जा सकता है। यानी कि इसमें टीचिंग, ट्रेनिंग, स्कूल, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन का आना इंपॉर्टेंट है और ये 100% आता ही आता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि what role does the constitutional values of freedom and equality play in the laying of the basis of the aim of education, इनकी शिक्षा के लक्ष्यों के आधार को तय करने में स्वतंत्रता और समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों की क्या भूमिका रही है। तो इसमें दो प्रकार के संवैधानिक मूल्यों की बात की गई है, एक तो है फ्रीडम और दूसरे इक्वालिटी। इसके अलावा 2-3 और हैं, ठीक है, उनको भी पूछा जा सकता है। लेकिन आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पढ़ ली, जैसे कि क्वेश्चन है सेकंड वाला है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। ये वाला चाहे तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि आपको ये ड्यूटीज है, इनके बारे में बताइए कि ये फंडामेंटल वैल्यूज हैं, इन फंडामेंटल वैल्यूज से आपको किस तरीके से रोल प्ले करने का एक मौका मिलता है। इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन, इसमें इसी क्वेश्चन को एक्सटेंशन भी किया जा सकता है, या ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाई इज द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इंपॉर्टेंस फॉर द होलिस्टिक एजुकेशन, यानी कि समग्र शिक्षा के लिए संवैधानिक मूल्यों के अध्ययन की क्यों आवश्यकता है या क्यों महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से जो बताए थे मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जैसे कि अगर हम सिलेबस में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में जो यूनिट 2 है उसमें हमने देखे थे इक्वालिटी है, फ्रीडम है, जस्टिस है, सोशलिज्म है और ह्यूमन राइट है। तो ये हो गए हमारे 5 वैल्यूज जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। इन सिलेबस के जरिए जो है आप इसको देख लें। तो ये वैल्यूज हैं, थोड़ा थोड़ा आप देख लें कि इक्वालिटी क्या है, जस्टिस क्या है, फ्रीडम क्या है, सेकुलरिज्म क्या है और ह्यूमन राइट क्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। उसमें आता है रिफ्लेक्ट ऑन टीचर्स रोल विद रेफरेंस टू कृष्णमूर्ति आइडियाज ऑफ एजुकेशन, यानी कि कृष्णमूर्ति के शिक्षा पर दिए गए विचारों के संदर्भ में शिक्षक यानी कि जो टीचर है उसकी भूमिका का मनन करना है, उस भूमिका को बताना है। तो इसमें बेसिकली जो है जो कृष्णमूर्ति जो थिंकर वाला चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि थिंकर वाली यूनिट से, कि इसमें आपसे पूछा गया है कि कृष्णमूर्ति के जो आइडिया थे एजुकेशन पर और उसमें शिक्षा की क्या भूमिका, शिक्षक की यानी कि जो टीचर है उसकी क्या भूमिका है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। या ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि रिफ्लेक्ट ऑन द रेलिवेंस ऑफ द जे कृष्णमूर्ति आइडियाज ऑफ एजुकेशन इन द प्रेजेंट टाइम, यानी कि वर्तमान समय में जे कृष्णमूर्ति के शिक्षक जो है कृष्णमूर्ति के शिक्षा के विचारों की जो है प्रासंगिकता पर विचार कीजिए, जो उसके वर्तमान में उनके जो भी विचार है। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस द स्टेटमेंट एजुकेशन इज नॉट जस्ट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट लाइफ इटसेल्फ, यानी कि इसमें कहा गया जीवन शिक्षा की तैयारी नहीं बल्कि जीवन ही है। इस कथन की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर ब्राइटिंग सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभा सकती है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे 6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्कूलिंग एंड एजुकेशन गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम योर लाइफ, यानी कि अपने जीवन से उदाहरण लेते हुए शिक्षा और स्कूलिंग में अंतर कीजिए। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस ऑफ नॉलेज एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के ज्ञानात्मक आधार के रूप में ज्ञान के महत्व पर चर्चा करें। तो ये थे क्वेश्चन 7। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है कि क्रिटिकली एनालाइज द पर्सपेक्टिव ऑफ रूसोज विद रिस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ चाइल्ड एंड द एम ऑफ एजुकेशन। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि शिक्षा के लक्ष्य और बच्चे की जो प्रकृति है, बच्चों की जो प्रकृति होती है के संदर्भ में रूसो के परिप्रेक्ष्य का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए या विश्लेषण कीजिए। इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को ही या इसके नेचर के या एजुकेशन के स्तर पर श्री अरविंदो से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि हाउ इज जॉन डायरी आइडियाज ऑफ एजुकेशन रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम, यानी कि जो जैन डाई है कि शिक्षा पर उनके जो वर्तमान विचारों में क्या प्रासंगिकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये इसी क्वेश्चन को इस तरह पूछा जा सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज द पर्सपेक्टिव ऑफ रूसोस रिस्पेक्टिव ऑफ चाइल्ड। तो ये क्वेश्चन देखो जो ऊपर पूछा गया है, ये दोनों ही रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो है शिक्षा के लक्ष्य और बच्चे की प्रकृति जो है रूसो के आधार पर किस प्रकार से आलोचनात्मक है, किस प्रकार से वो बताते हैं, उसको आपको बताना है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन 9 क्वेश्चन। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है ये पूछा गया है कि हाउ डज एजुकेशन चैलेंजेस अ फ्यू सोशल आइडियोलॉजीज, डिस्कस विद एन एग्जांपल, यानी कि शिक्षा कैसे कुछ विचारधाराओं को चुनौती देती है, उदाहरण सहित बताइए। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि हाउ डज एजुकेशन चैलेंजेस अ फ्यू आइडियोलॉजीज वेयर proportionating a few other डिस्कस एग्जाम्पल, यानी कि शिक्षा कैसे कुछ विचारधाराओं को चुनौती देते हुए जब कुछ अन्य को जो है बढ़ावा भी देती है, उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपको जो है किस प्रकार से जो है एजुकेशन और जो है उसके चैलेंजेस, किस प्रकार से जो सोशल आइडियाज है, जो कुछ सामाजिक विचारधाराएं हैं, कुछ विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं को कैसे बढ़ाती है, उनको कैसे बढ़ावा देती है, इसके बारे में आपको बताना है। ये सभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, ये क्वेश्चंस जो है सबके सब इम्पोर्टेंट है। एक बार आप जरूर इस वीडियो को जरूर देख ले। और इनके ये क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं, बहुत से स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर इनके आंसर्स भी बताओ। तो आंसर्स जो है इनके, ये जो बुक है आपके पास एसओएल वाली बुक है, ये सभी स्टूडेंट्स को जो है हार्ड कॉपी मिली होगी इसकी। और जिनके पास हार्ड कॉपी नहीं है वो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उनके पास फिर भी उनके पास ये बुक नहीं है तो जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है उसके जो उसमें दी हुई है मैंने ये बुक, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो भी दे रखा है, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है। आप वहां से जो है इस बुक को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम इसके जो मेन पर्सपेक्टिव है। तो मैं एक बार फिर से आपको जो है हिंदी में इसका जो क्या सिलेबस है उसको देख लेते हैं। जो हिंदी में इसका सिलेबस है उसमें जो है इसमें 3 इकाइयों में दिया हुआ है। 3 इकाई में सबसे पहला जो है इकाई है उसमें है शिक्षा का अर्थ है, उद्देश्य है, प्रकृति और प्रक्रिया है। इसके बाद जो है इसी का पार्ट 2 जो आएगा वो आएगा शिक्षा की अवधारणा, जिसके अंदर शिक्षण, प्रशिक्षण, अधिगमन, मातोरण, स्कूलिंग एवं शिक्षा। इसके बाद जो है इसमें जो यूनिट सेकंड है, सेकंड यूनिट के अंदर जो है वो उसमें आ जाएगा सामाजिकरण और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा, संवैधानिक मूल्य जिसमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकार। और इसी के जो पार्ट 4 आएगा सेकंड यूनिट का, उसके अंदर एक विकासशील एवं लोकतांत्रिक समाज के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार पर। फिर इकाई 3 है, इकाई 3 के अंदर भी 5 चैप्टर है, जिसके अंदर सबसे पहले आएंगे श्री अरबिंदो जी, फिर जे कृष्ण मूर्ति, जॉन डीवी, फिर जॉन जैक रूसो और लास्ट में पॉल फैरो। ठीक है, ये 5 विचारक है। 5 विचारों के ऊपर अलग अलग से उनके शिक्षा पे दिए गए योगदान और विचारों को लिया गया है। तो आइए चलते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर के ऊपर। फर्स्ट चैप्टर जो कि फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है एजुकेशन से, तो आपको आंसर कैसे करना है मैं जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूं, आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता रहा हूं आपको। तो आप जो है ये बुक का जो है फर्स्ट चैप्टर ओपन कर लेंगे, उसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको प्रस्तावना जो कि हिंदी वाले स्टूडेंट है और इंट्रोडक्शन यानी कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स जो हैं। तो आप सभी को क्या है अपना आंसर लिखने के लिए यही पैटर्न यूज करना है जो मैं आप बता रहा हूं। इस पैटर्न को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं। तो प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है, उसकी प्रस्तावना देनी है, उसके परिचय के बारे में या उसके बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। 8-10 लाइन के अंदर कर दे, हाफ पेज के अंदर कर दे, फुल पेज के अंदर कर दे, जो भी आपका आंसर दिया होता है, आंसर स्क्रिप्ट दी होती है उसके अंदर। तो इसमें आपको बेसिकली बताना है कि एजुकेशन इज द मीन्स दैट सेपरेट ऑफ द ह्यूमन फ्रॉम अदर लिविंग बींग्स फॉर द वर्ल्ड बाय द ट्रांसफॉर्मिंग हिम एंड हर फ्रॉम बायोलॉजिकली बीइंग फॉर द सोशल बींग्स। ओके, तो आपको इसमें थोड़ा सा बता देना कि आज के समय में शिक्षा को
जन जन तक पहुंचाना हमारे देश के प्रमुख चिंता के विषय में से एक है, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा एक संतुलित मानव व्यक्ति और फलदायी जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये चीज जब आप बता देंगे अपने क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन में, तो जो एग्जाम चेक करने वाला है उसको मैं बेसिकली ये रहेगा कि हाँ, इस बच्चे ने कुछ पढ़ रखा है, पढ़ के आए हैं, अपनी तरफ से बना बनाकर नहीं लिख रहा है। बहुत से बच्चे जो गाना लिख के आ जाते हैं, लिख के आते हैं, उनसे तो बेस्ट है कि आप अपनी लैंग्वेज में बेसिकली कुछ लिख के आए, जरूर लिख के आए। ठीक है, इसके बाद में आपको जो है शिक्षा का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में बता देना है कि एजुकेशन क्या है। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो संस्कृत भाषा के शिर धातु से निकली है, हुई है, और जिसका अर्थ होता है सिखाना और सीखना। ठीक है, शिक्षा सीखना और सिखाना दोनों है। तो इस प्रकार जो है आप इसके अंदर जो है दोनों को बता देंगे। इसके बाद जो इसमें डिफरेंट डेफिनेशंस जो है डिफरेंट जो है फिलोसफर्स के जरिए दी गई है, आपको उसकी डेफिनेशंस को उसमें बता देना है। जैसे कि अगर हम बात करें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में कहा गया कि शिक्षा वह है जो कि व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। इसी तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने जो डेफिनेशन दी है वो ये है कि मनुष्यों में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। इसमें अगर हम बात करें जय कृष्णमूर्ति जी की, तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा व्यक्तियों के समन्वय विकास की एक ही प्रक्रिया है। इसके अलावा डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो उसमें है कि शिक्षा व्यक्ति के उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करके रखता है और दायित्वों को निर्वाह कर सकता है। ये जो डेफिनेशन है ये डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। इसके अलावा रूसो ने कहा था कि शिक्षा बच्चों का आंतरिक विकास है, ये कहा था जॉन जैक रूसो ने। इसके अलावा जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था शिक्षा का अर्थ है कि अंतर शक्तियों को बाह्य जीवन के साथ समन्वय स्थापित करना। तो इस प्रकार से जो है आप बता देंगे, जो आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये बताना है। इसके बाद आपको आ जाना है सीधा शिक्षा के मूल उद्देश्यों के ऊपर, यानी कि बेसिक एम्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर। तो बेसिक एम ऑफ एजुकेशन में आपको जो है क्या क्या बेसिक एम है उसको बता देना है कि जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो किसी भी समाज में उस समाज के सामाजिक जीवन के उद्देश्य वहां की शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित अथवा प्रभावित करते हैं। हमेशा से शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तथा समाज का विकास करते हुए उसकी निरंतरता को बनाए रखना है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको बेसिकली अपने आंसर के अंदर लिखनी है। इसके अंदर कुछ जो है सब मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन हैं जो कि आज के लिए आज के टाइम के आधार पर हम देख सकते हैं, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ द सोशल हेरिटेज, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सोशल डेवलपमेंट, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट, फिर सिटीजनशिप डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से है ना जो है आप इसके जो बेसिक जो उद्देश्य हैं उनको हम देख सकते हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो इसका प्रथम उद्देश्य है सामाजिक विस्तार का हस्तांतरण करना, शारीरिक विकास का उद्देश्य है मानसिक विकास का सामाजिक विकास करना। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें हम फिर सामाजिक विकास के बाद है नैतिक विकास और चरित्र विकास, फिर सांस्कृतिक विकास और व्यवहारिक विकास, व्यावसायिक विकास और नागरिकता एवं शासन तंत्र की शिक्षा का उद्देश्य। इस प्रकार से हम जो है इसको देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो हम आंसर इस प्रकार से कर सकते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया वाला जो आंसर है क्वेश्चन है उसमें आ जाता एजुकेशन एज अ प्रोसेस। ठीक है, तो आपको सेम यही एजुकेशन एज प्रोसेस में बता देना है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सामान्य शब्दों में यह है शिक्षक और छात्रों के बीच औपचारिक रूप से चलने वाली एक सीखने सिखाने का एक उद्देश्यपरक प्रक्रिया है, यानी कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में परस्पर एक प्रक्रिया होती है कि टीचर जो है स्टूडेंट को कुछ बता रहे हैं, ठीक है, और उनके विकास के लिए, ठीक है, इस प्रकार की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक औपचारिक रूप से प्रक्रिया निभाई जाती है। तो जिसमें अगर हम देखें कि जॉन एडम ने कहा के अनुसार शिक्षा शिक्षार्थियों और शिक्षक के बीच चलने वाले एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी कि एक तरफ शिक्षक होता है एक तरफ छात्र होता है। ठीक है, एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस गोइंग टू बिटवीन द लर्नर एंड द टीचर अकॉर्डिंग टू द जॉन एडम। ठीक है,
इसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट विचारकों ने इसको, अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीके से इसको दिखाया है। तो इसमें हम इसके विभिन्न रूपों को अगर देखें, शिक्षा के जो शिक्षा जो है उसके विभिन्न जो रूप है, यानी कि फॉर्म ऑफ एजुकेशन, तो उसमें फॉर्मल एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है एंड इनफॉर्मल एजुकेशन है। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, तो इन 3 प्रकार की शिक्षाओं को हम देखते हैं। ये और इसके अलावा जो आप इसको आंसर को इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन को अगर हम देखें, जिसमें बताया गया है कि जो शिक्षा है एक इंटरडिसिप्लिनरी है, और इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के अंदर देखा जाता है कि इंटरडिसिप्लिनरी होता क्या है, यानी कि अंतःविषयक। ठीक है, तो अंतःविषयक क्या है, द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है ये बताना है। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब ये है कि अभी तक हम जो है शिक्षा के अर्थ, उसके मूल्य, उसके उद्देश्य, उसकी प्रक्रिया को समझ चुके हैं। अब हमें समझना है कि इसका जो इंटरडिसिप्लिनरी क्यों है। शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति तथा उसके भावी जीवन को तैयार करे, और हमारे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अभी इस उद्देश्य को पूर्णतः हासिल नहीं कर पाई है। कहीं ना कहीं कमी है कि शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी इस प्रकार की कमी देखी जा सकती है। इंटरडिसिप्लिनरी जो है, जैसे कि अगर हम बात करें एकेडमिक डिसिप्लिन्स की, तो ज्ञान की उस शाखा के संदर्भ करती है जिसमें ऐसे लोग या फिर विशेषज्ञ, परियोजना, पूछताछ, समुदायों और शोध आदि शामिल किए जाते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिक हो या फिर गणितज्ञ हो, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, दार्शनिक हो, समाजशास्त्र आदि सभी एकेडमिक डिसिप्लिन्स इसमें आते हैं। Academic discipline refer to the branch of knowledge that include people, expert, project, inquiry, communities, and research which are related to the particular field: philosophy, mathematics, anthropology, philosophy, sociology, etc. All are academic discipline. Academic disciplines is commonly seems as institution of higher education या higher learning such as a universities. ये इंटरडिसिप्लिनरी है क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है। ये जरूरी नहीं है कि शिक्षा के अंदर आपको सिर्फ हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटिकल या साइंस किसी एक के बारे में, बल्कि सबके बारे में। तो काफी सारे सब्जेक्ट जब आपस में मिलते हैं तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हो जाता है। फिर इसके डिसिप्लिन्स के रूप में शिक्षा, यानी कि जो है शिक्षा जो है उसको डिसिप्लिन के रूप में एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन। तो एजुकेशन इज अ टर्म कैन बी अंडरस्टूड इन many way to depend on the usually generally understood in 3 context: knowledge, process and subject। इनके शिक्षा शब्द को उसके प्रयोग के आधार पर कई अर्थों में समझा जा सकता है। आमतौर पर इन 3 संदर्भों में समझा जाता है, जैसे कि ज्ञान के, प्रक्रिया के और विषय के संदर्भ में। आपको इन तीनों शब्दों को जो है एक्सप्लेन कर देना है अच्छे से। तो ये जो है आपको जो है इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि शिक्षा की अवधारणा, शिक्षण, प्रशिक्षण, मनोतरण, स्कूल और शिक्षा। ये जो क्वेश्चन है इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके जो है इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता चुका हूं। इसका आंसर कैसे करना है, आपको सीधे आपको जो है इसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आ जाना है कि आपको अपने पेपर में के अंदर सबसे पहले क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। तो इस पेपर के अंदर बेसिकली जो है स्कूली शिक्षा, सीखना सिखाना, प्रशिक्षण, पठन पाठन की प्रक्रिया के बारे में जो है चर्चा की गई है। यानी कि टीचिंग क्या होती है, यानी कि शिक्षण। ठीक है, टीचिंग इज अ क्रिएटिव एंटरप्राइजेस, इट इज नॉट समथिंग दैट वन कैन लर्न एंड रिपीट। The concept of teaching is based on the belief of education that is person is born with some basic trait। ठीक है, तो जो शिक्षा है, शिक्षा, शिक्षण, अधिगम और प्रशिक्षण, ठीक है, कि जो अवधारणा है शिक्षा की एक मान्यता पर आधारित है कि प्राणी कुछ मूल प्रवृत्तियों और योग्यताओं के साथ जन्म लेते हैं और शिक्षा इन प्रवृत्ति तथा योग्यताओं के विकास एवं संशोधन की प्रक्रिया है, और शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से विकसित अथवा संशोधित यह प्रवृत्ति एक योग्यता सीखने वाले और निजी व्यक्ति के अंग बन जाती है। फिर इन्हीं व्यवहारिक और आधार पर संदर्भित व समाज
सामाजिक रूप से रहती है। तो इस प्रकार से जो है आपको ये सभी क्वेश्चंस देख लेने हैं। फिर इसमें जो डायग्राम बनाया गया है इसको भी आप थोड़ा सा समझा सकते हैं कि ये क्या है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें शिक्षा के 4 प्रमुख शिक्षण जो है यानी कि टीचिंग, ठीक है, 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द टीचिंग। तो फर्स्ट इज वक्ता, ठीक है, स्पीकर, और श्रोता यानी कि लिसनर, माध्यम यानी कि मीडियम, एंड सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन, ठीक है। टीचिंग के लिए ये चारों का होना बहुत ही जरूरी है, जिसमें पहले आते हैं वक्ता, श्रोता, फिर माध्यम और सूचना, ठीक है। इंग्लिश में 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन, लाइक फर्स्ट इज स्पीकर, सेकंड लिसनर, थर्ड मीडियम, एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर इसके में शिक्षा और शिक्षण क्या है ये, और प्रशिक्षण यानी कि जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग, ठीक है। तो ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग में क्या आता है, ट्रेनिंग मीन्स जो है कि मानव अथवा पशुओं में किसी भी आदत, योग्यता या मनोवृत्ति को विकसित करना या उन्नत बनाने के लिए नियोजित क्रमिक प्रक्रिया माला है, ठीक है। यानी कि अगर इसको कहे कि किसी को उस चीज को सिखाना जो कि वो सीखा नहीं है या उसने जाना नहीं है, तो उसको एक व्यवस्थित तरीके से कुछ चीज को सिखाना, मनोवृत्ति को चेंज करना, उसकी आदत को चेंज करना, उसकी योग्यता को बढ़ाना ही प्रशिक्षण है। फिर प्रशिक्षण की कुछ विशेषताएं हैं, फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग्स, ठीक है। तो आपको फीचर ऑफ ट्रेनिंग के अंदर बता देना है कि ये फीचर ऑफ ट्रेनिंग में क्या है। द ट्रेनिंग प्रोसेस कैन बेसिकली बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द entitled stage giving the direction and the following for the direction, ठीक है। कि भाई जो है जो किस प्रकार से इसमें होता है कि बुनियादी तौर पर जो है प्रारंभिक चरण और प्रशिक्षण में इस तरह आधारित होता है कि इसमें निर्देश के साथ साथ में अनुकरणात्मकता को भी और उसके विशिष्ट गुणों को माना जाता है, उसके विशिष्ट गुणों को ध्यान में दिया जाता है। इसके बाद जो है शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है, जिस तरह की ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है कि शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है, इनके डिफरेंशिएट बिटवीन द टीचिंग एंड द ट्रेनिंग। तो ये जो टेबल है यानी कि शिक्षण क्या है और प्रशिक्षण क्या है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन टेंडेंसी एंड एबिलिटी, यानी कि शिक्षण मनुष्य की प्रवृत्ति और योग्यताओं के विकास एवं संशोधन की क्या है, एक प्रक्रिया है। प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो प्रशिक्षण किसी व्यक्ति को निश्चित सांचे में ढालना है, ठीक है। ट्रेनिंग इज टू मोल्ड अ पर्सन टू अ सर्टेन फ्रेम, ठीक है। किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को उस मॉड्यूल के अंदर, उस मोड के अंदर मोल्ड करना ही क्या है, प्रशिक्षण है। इसी तरीके से जो है आप ये जो जितनी भी इसके अंदर डिफरेंशिएशन है ये इसको एक बार जरूर देख ले, ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इजी से कर सको। इसी चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड द मॉडिफिकेशन एंड ह्यूमन टेंडेंसी एंड द हैबिट, इट्स स्कोप टू अ लार्ज एंड कैन बी अ फॉर्मल, informal and non-formal. It is a rational and logical process. Human perspective and the thinking are more powerful in teaching. Teaching is a lifelong process. There is a great personality, responsibility of the ideas and knowledge dominant over thinking, and the form of teaching varies according to the circumstances. And training related to first is training to be mold a person into a certain. Second is the scope of training is a very limited and formal. The third is it is a mechanical process. Fourth is at least time of training. The instruction of the trainer is usually with the physical objectives. Fourth one, the training is a time-based process, and fifth one is the impact of ideologies of knowledge supremacy, and the training is a relatively less. And last one is the nature of training is generally universal. ठीक है, जो मैंने आपको ये इंग्लिश में बताया सेम ये इस प्रकार से ही ये हिंदी में इधर दिया हुआ है.
मैं ये जो बुक है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उससे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एसओएल के स्टूडेंट के पास ये बुक जरूर होगी, नहीं है तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो ड्यू के रेगुलर स्टूडेंट है जिनके पास ये पेपर है, इसके अलावा जो एनसीवेब के स्टूडेंट्स है जिनके पास ये पेपर है, वो इस पेपर को यहाँ से इजिली कर सकते हैं, इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अधिगम, यानी कि अधिगम आ जाता है। अधिगम क्या है? यानी कि लर्निंग। ठीक है, इस तरीके से जो कि आप जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली कर सकते हैं। ये सभी जो क्वेश्चंस है, मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस के आंसर के आपको किस तरीके के आंसर करने हैं उसके एग्जांपल आपको बताए हैं कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर पूरा आपको आंसर बताना है कि उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या डिफरेंशिएशन है, किस तरीके से उसके डेफिनेशंस है, ये पूरा बताना है। फिर उसके बाद जो है उसको क्रिटिसाइज करना है। क्रिटिसाइज करने के बाद उसमें लास्ट में जो आपको क्या बता देना है, उसमें आपको लास्ट में निष्कर्ष बता देना है, कंक्लूजन। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा आंसर हो जाएगा। ये वाली जो बुक है, ये वाले क्वेश्चन पेपर है, ये मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाले हुए हैं और वहां से आप जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन से लिंक को टेलीग्राम डाउनलोड करके उसको क्या कर सकते हैं, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।